बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा जो सेशन 2020 है इसके जो क्लासेस हैं उनमें आज के जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने प्रोटीन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं से, और उसमें मैंने ख़ास तौर पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ किया था और बड़ा वो इम्पॉर्टेंट भी था कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, या जो हम अमीनो एसिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं कि वो क्या क्या हैं। वो उसमें वो पोलर, नॉन पोलर चार्ज थे या एरोमेटिक थे, वो सारे आगे थे। पॉजिटिव चार्ज भी थे, नेगेटिव वाले भी, वो सारे हो चुकी हैं बातें। एंड के ऊपर मैंने थोड़ी सी एक बात की थी पेप्टाइड बॉन्ड के हवाले से, और उसमें मैंने क्या कहा था, जैसा अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तो एक अमीनो एसिड का अमाइनो और सेकंड का क्या करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं, और अमाइनो ग्रुप जो अपना H लूज़ करेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, OH लूज़ करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ये इस तरह से बना भी देता हूँ कि आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। देखें, जैसे आपने एक जनरल स्ट्रक्चर में कह दिया था कि ये R है, और मैं ज़रा यहाँ पे ओपन करके इसको लिख रहा हूँ कार्बोक्सिल ग्रुप को और अमाइनो ग्रुप को। तो ये जो अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स, इस तरह से कोई से दो अमीनो एसिड्स आप लेंगे, जब वो आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो नो डाउट एक बॉन्ड बनेगा, और उसमें क्या होगा, देखिए अमाइनो का आप H और कार्बोक्सिल का OH कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, H2O। और इस तरह से ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन आपस में अटैच हो जाते हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, या उसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। और ये जो पेप्टाइड लिंक था, ये लास्ट में मैंने आपको बताया भी था, C बॉन्ड N, यानी C बॉन्ड N जो लिंकेज या लिंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो इसमें एक ना, यानी MCQ के लिहाज से आपने ज़हन में रखना है कि अमाइनो ग्रुप H लूज़ क्या करेगा और कार्बोक्सिल क्या है, OH है। ये भी उसी तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस। अब ना जो जाते हुए एक बात डिस्कस हुई थी जो KP के सिलेबस में थोड़ी सी ना बाकी बुक से डिफरेंट उसने दी है, लेकिन मैं शुरू में ही आपको कह चुका हूँ कि ये उसमें आपकी बुक में चूँकि इस लिहाज से उसने ना एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे देखिए ना, चैप्टर 1 के अंदर हम कहते हैं जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, एक ग्रेनम है, आपकी बुक में उसने जस्ट 50 और मोर दिया हुआ है, जबकि बाकी बुक्स में क्या 25 से 50 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक को फॉलो करना है। तो उसमें ये होता है कि अगर ना कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो कम से कम ये कि आप अपने सिलेबस के लिहाज से जो आपको कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनके लिहाज से आप उसको डिफेंड भी। लेकिन पहली बात यह कि जो भी पेपर सेटर या एग्जामिनर होगा वो कोशिश करेगा इसको जो है वो इंक्लूड ऐसी इन्फॉर्मेशन को ना किया जाए, लेकिन अगर आ भी जाती है तो वो फिर आपके सिलेबस के लिहाज से उसको डील किया जाएगा। तो वहाँ पे हमने जो था ना, जैसे डाइसैकेराइड्स ओलिगो में पढ़े थे, मैंने क्या कहा था, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो क्या एक डाइसैकेराइड बनता है, तीन मिलेंगे तो ट्राई। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपकी बुक वाला जो है वो दो अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं उसको डाइपेप्टाइड नहीं कह रहा, वो जैसे इसमें ना नाम दे रहा है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिहाज से कि दो अमीनो एसिड्स आपस में लिंक हो गए हैं तो बॉन्ड जो बना है ना उनमें एक ही बना है पेप्टाइड, तो इसको वो मोनोपेप्टाइड कह रहा है। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लगाएंगे तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए तीन अमीनो एसिड्स आपस में लिंक हो गए हैं तो इस लिहाज से फिर क्या होगा, ये डाइपेप्टाइड होगा। ठीक है, इसको आपने क्या कंसीडर करना है, डाई। और अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 5 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हैं,
हम देखें वही जो शुरू में एक बात कर रहे थे, एक लेस कर दें तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स उसमें कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं कहता हूँ 10 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं एक चेन के अंदर, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन दैट चेन। तो भाई अगर 10 पेप्टाइड बॉन्ड से तो जो उसमें नंबर आएगा वो 11 होगा। ये आपने ना इस तरह से MCQ के लिहाज से इन बातों को जहन में रखना है। अब देखें जो अमीनो एसिड्स हैं, जब हम कहते हैं कि वो आपस में लिंक होते हैं तो एक चेन बन जाती है जिसको आप क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। उसको आप क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यही क्या था, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बना देती है। ये क्या करेगी, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बना देती है। अब वो जो प्रोटीन इस तरह से बन रही है ना, जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बनी है, उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक उसमें क्या था, नंबर ऑफ, ये मैं ए लिख रहा हूँ, अमीनो एसिड, और दूसरा उसमें क्या था, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब देखिए ना, जैसे लास्ट टाइम हमने ना अमीनो एसिड के ना वो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी हैं, उसमें ना 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स को हमने किया हुआ था। तो भाई आप देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है बेसिक अमीनो एसिड्स हैं या बेसिक प्रोटीन्स आ जाती हैं, तो बेसिक प्रोटीन्स जो होंगी वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी। बेसिक प्रोटीन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है कि उसमें जो अमीनो एसिड्स यूटिलाइज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा होंगे। तो अब इसी तरह से ना ये जो नेगेटिवली प्रोटीन्स हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स के ना इस तरह से जो कैटेगरीज बनती जाती हैं, या वैसे भी जो एक वैरायटी हमारे पास बनती जाती है वो अमीनो एसिड के लिहाज से। मैं एक छोटा सा जस्ट एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप यूँ लिखते हैं ना, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ARER, जैसे VRUR ये आता है। अगर मैं इसी को ERA कह देता हूँ, एरा यानी टाइम पीरियड को कहते हैं। अगर यही अल्फ़ाबेट्स हैं, सीक्वेंस चेंज कर दें EAR। अगर इसमें आप ना स्टार्ट में N लगा दें, बाकी सीक्वेंस वही रहे, नियर, T लगा देंगे तो टीयर, P लगा देंगे तो क्या है, पीयर, ठीक है ना, R लगा दें, रियर, हो गया वो। यानी इस तरह से क्या है, ये जो हमारे पास ना यानी सीक्वेंस जो था वो चेंज करने से आप क्या देखते हैं, वर्ड चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज। या एक सीक्वेंस वही था, जैसे आपने क्या है एक अल्फ़ाबेट चेंज किया, उसके साथ भी क्या, वर्ड चेंज, मीनिंग चेंज। बताना ये चाह रहा हूँ, जब आप प्रोटीन्स बनाते हैं तो प्रोटीन्स के अंदर भी क्या होगा, जो अमीनो एसिड्स हैं जैसे चेंज करेंगे या उनका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन जो है वो भी चेंज हो जाती है। अब हम ना जो एक प्रोटीन बनती है उसके ना डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं, या उनको हम कह सकते हैं प्रोटीन कन्फर्मेशंस, यानी कन्फर्मेशंस भी हो सकती हैं या स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब देखिए, ये 4 तरह की 4 टाइप्स के हमें प्रोटीन की कन्फर्मेशंस मिलती हैं। उनमें जो फर्स्ट वन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर या कन्फर्मेशन। और ये MCQ के लिहाज से याद रखिएगा, ये जो होता है ना रिलेटेड है किसके साथ, ये लीनियर, इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। क्या होगा इसमें, अमीनो एसिड की जो एक लीनियर अरेंजमेंट होगी जिसमें वो क्या है यानी आपस में लिंक होंगे, और ये जो लिंकेज होगा ये कौन सा होता है, पेप्टाइड लिंकेज। ये आपने ख़ास तौर पे बातें याद रखनी है इसमें MCQ के लिहाज से। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो लिंकेज इन्वॉल्व है वो क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज होगा, कि वो अमीनो एसिड इस तरह से लीनियर मैनर में अरेंज होंगे। बाकी बातें वही हैं, उनका नंबर और सीक्वेंस होता है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक प्रोटीन बनाने के लिए। और वो आपने ना एक हीमोग्लोबिन की जो थी एग्जाम्पल में पढ़ा भी था कि देखें ना,
जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जो एक रेड कलर की प्रोटीन थी, कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें 574 अमीनो एसिड्स थे, और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें 4 चेन्स की फॉर्म में मिलते हैं। उनमें क्या होंगी, 2 अल्फ़ा और 2 क्या होंगी, उसमें बीटा चेन्स होंगी। और जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं उसमें याद रखना है आपने 141 अमीनो एसिड्स हैं। बीटा में क्या है, 146 और 146। और एक इसी में आपने पढ़ी थी सिकल सेल हीमोग्लोबिन। कौन सी थी, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या था कि जो उस प्रोटीन की शेप है ना वो चेंज हो जाती है, असल में वो क्रिस्टलाइज आउट होती है एक अमीनो एसिड की चेन की वजह से। और वो अमीनो एसिड क्या था कि जो बीटा चेन है, आपने ये याद रखना है एमसीक्यू के लिहाज से, उसमें बीटा चेन में जो पोजीशन 6 कह लें या जो 6 अमीनो एसिड है, वो नॉर्मल चेन में क्या था, ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है, या ग्लूटामेट भी आप उसको कह सकते हैं। और वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वेलिन के साथ, ठीक है। अब देखिए ना, अगर इस तरह से आपके पास ये अमीनो एसिड्स हैं, ये पहले 5 नॉर्मल थे, और नॉर्मल वाली जो थी इसमें ये ग्लूटामिक एसिड है 6 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी जगह पे ये वेलिन आ गया, तो ये क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन गई है। तो इसमें एक याद रखना है, जो स्ट्रक्चर में ना ये एमसीक्यू में आ सकता है, जो प्राइमरी प्रोटीन कन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, ये बेसिकली चेंज आई है, यानी प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ये चेंज हुआ। अब उसमें कई लोग ये समझते हैं कि नॉर्मल जिस तरह से रेड ब्लड सेल होता है ना, उसके एक बाइकनकेव डिस्क लाइक वो है, जबकि सिकल जो है वो इस तरह से ना हमें ये नज़र आता है सिकल शेप। तो कई ये समझते हैं शायद वो हीमोग्लोबिन जो थी ना वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना रही होती है, यानी क्वार्टरनरी लेवल तक जाती है, शायद उस वजह से। लेकिन एक जहन में रखना है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्वार्टरनरी लेवल पे जाएगी, लेकिन जो ओरिजिन था ना उस चेंज का, वो कहाँ से है, प्राइमरी लेवल से हुआ है, कि जो लीनियर चेन थी उसमें क्या है, अमीनो एसिड्स चेंज हो गए। बाकी देखें, अब चूँकि आप लोगों ने सारे वो पढ़ा हुआ भी है, इसमें ना जो प्रोटीन के लिए ना जो सेंसिस के स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब डीएनए के यानी वो ट्रिपलेट्स होते हैं, वो ट्रिपलेट्स क्या कर रहे होते हैं कि इन यानी कोडॉन्स बनाते हैं, जिनके थ्रू क्या अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफाई हो रहे होते हैं। अब मैं अगर उस लिहाज से देखूं, एक बात ज़रा याद रखिएगा, अगर ये स्टार्ट में ये है ना, ये 5 अमीनो एसिड्स आ रहे थे, हर एक का 3-3 कोडॉन होना, तो इसमें क्या होंगे, 15 न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ तक बनते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो नॉर्मल चेन होगी उसमें क्या है, CAT। अब देखें 15 के बाद C जो होगा ना, ये 16 नंबर न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है ना। अब देखें ना, ग्लूटामिक एसिड में ये 16 पे C होगा, फिर उसके बाद 17 पे भी C, और ये 18 नंबर पे क्या है, T। ज़रा नंबर्स काउंट कर लें, अगर 5 अमीनो एसिड्स आ रहे हैं तो 5 ट्रिपलेट्स से तो कितने बने, 15 न्यूक्लियोटाइड्स। फिर जो 6th कोडॉन होगा वो CTT है, तो 15 ये थे, तो 16 वाला क्या होगा, साइटोसिन, 17 वाला साइटोसिन, और 18 वाला क्या था, थायमिन। अब देखिए इसमें जो चेंज आ रही है ना न्यूक्लियोटाइड के नंबर के लिहाज से, देखें उस मैसेंजर RNA पे वो क्या है, 17th पोजीशन पे आ रही है, यानी 17th पोजीशन पे जो साइटोसिन है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, एडेनिन के साथ। यानी एक सिंपल सा ही है, इतना मुश्किल नहीं है कि CC जो था ना, CC कह रहा हूँ, CTT, साइटोसिन थायमिन था,
वो 16 पोजीशन पे जो थायमीन है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, एडिनिन के साथ। तो CTT ग्लूटामिक एसिड का कोडॉन था, तो CAT जब बना यानी 17 पोजीशन पे एडिनिन आने से तो वो वैलिन का CAT कोडॉन बन गया। तो ये बेसिक आपने इसमें याद रखना है कि 17th पोजीशन पे जो थायमीन है वो रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, एडिनिन के साथ, मैसेंजर RNA के ऊपर। याद रहेगा ये। बाकी रह गए इसमें जो सिकल सेल वाले जो होते हैं प्रॉब्लम, उसमें क्या होगा, जो सिकल शेप की वजह से जो एक ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी भी डिक्रीज़ हो गई है, प्लस क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल होगा वो इजीली नैरो ब्लड वेसल्स में से पास ऑन नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं इसका जो ख़ास तौर पे था प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद ना जो सेकेंडरी है, लेकिन उसमें सेकेंडरी में जाने से पहले ना जो ये नंबर के लिहाज से एक, चले वो इसकी भी एग्जांपल दे दी आपकी बुक में। उसने ना इंसुलिन को भी जो वो इसने डिस्कस किया हुआ है कि इंसुलिन जो होती है ना उसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं, और वो जो अमीनो एसिड्स आपको मिल रहे हैं ना उनमें भी क्या होगी, एक अल्फ़ा और एक क्या है, बीटा चेन है। और इसमें क्या है 21, और इसमें कितने होंगे 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। याद रहेगा कि नहीं। और ये जो दोनों चेन्स होती हैं ना ये आपस में ना लिंक भी होती हैं किसके थ्रू जी, एक डाई सल्फाइड ब्रिज आप कह लें, जिसके थ्रू क्या होंगे ये आपस में लिंक भी हो जाती हैं। एनीवे, अब जैसा हम सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, यानी लीनियर अरेंजमेंट हो गई अब सेकेंडरी। लेकिन इसमें देखें दो तरह के ना हम नोट करते हैं कि एक उसमें अल्फ़ा हीलिक्स था और दूसरा क्या है जी, बीटा प्लिएटेड जो शीट बनती है। अल्फ़ा हीलिक्स में क्या था कि जो वो है ना चेन वो सिंपली अपने गिर्द कॉइल कर रही होती है, जबकि क्या होगा, यानी जब ये डबल फोल्ड बनाएगी तो फिर वो सेकंड स्ट्रैंड की तरह से क्या है एक अपने ही गिर्द कॉइल करके बीटा। अच्छा, अब ये दोनों जो चेन्स हैं ना, जो चाहे वो अल्फ़ा हीलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट वाला जो स्ट्रक्चर्स होंगे, ये दोनों मेंटेन रहते हैं किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। अब इसी तरह से ना जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर। और उसमें आपने जहन में रखना है कि जो दो तरह के आपको इसमें लिंक्स नज़र आएंगे जो उसको मेंटेन करेंगे। एक उसमें आयनिक बॉन्ड्स होंगे, और यानी जिस तरह से अमीनो एसिड आयोनाइज हो जाते हैं ना तो वो आयनिक बॉन्ड्स बना देंगे। और आयनिक बॉन्ड्स या फिर एक और भी उसमें जो ऑब्ज़र्व किया गया डाइसल्फाइड जो लिंकेज होगा वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। और आखिर में आ जाता है क्वार्टनरी। देखिए जो क्वार्टनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें उस तरह से बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होगा, मेन आ जाएंगे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। यानी उसमें जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस के साथ ना जो टर्शरी प्रोटीन्स बन गई थी वो आपस में आके लिंक होंगी, तो वो फिर क्या है क्वार्टनरी जो है वो लेवल बन जाएगा। अब इसमें ना एक जहन में आपने रखना है, ये MCQs के लिहाज से बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि दो तरह की प्रोटीन की शेप्स होती है, एक होती है जिसमें वो फाइबर की तरह से लॉन्ग होंगी, तो उनको हम नाम देते हैं क्या जी, फाइब्रस प्रोटीन्स का। क्या नाम देंगे आप उनको, फाइब्रस प्रोटीन्स। और दूसरी जो टाइप है उसमें जो होंगी ना वो ग्लोबुलर शेप होगी, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आ जाएगा। अब देखिए मिसाल के तौर पे जो फाइब्रस प्रोटीन है इसमें एक नाम आपने पढ़ा हुआ है, कोलेजन है, केराटिन है, या इसी तरह से मसल्स के अंदर आपने पढ़ा था
एक्टिन मायोसिन वगैरह जो होती हैं ये भी इसी में आती है, या ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो भी किस में आएगी, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। अब अगर हम ग्लोबुलर की बात करें उसमें भी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आती हैं, जैसा कि एंटीबॉडीज़ हैं, हार्मोन्स उसमें आ जाएंगे, या इसी तरह से आप लोगों ने ना वो फर्स्ट ईयर में के जो चैप्टर था एंजाइम वाला उसमें पढ़ा कि एंजाइम्स होते हैं ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। या इसके अलावा जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट भी पढ़ी थी, चैनल प्रोटीन्स, जो कि बेसिकली पार्ट होती है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आएंगे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो भी उसी तरह से ग्लोबुलर फॉर्म में ही होगी। होता ये है कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जिसमें मैंने क्या कहा इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, ये फाइब्रस वाले सेकेंडरी लेवल तक जाएंगी, यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो कन्फर्मेशन है वो कौन सी शो करेंगी, मैक्सिमम सेकेंडरी कन्फर्मेशन होगी। जबकि ग्लोबुलर जो होती हैं ना वो टर्शरी या फिर कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी, क्वार्टरनरी लेवल पे जाती हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि तमाम प्रोटीन्स होती हैं वो क्वार्टरनरी लेवल पे भी नहीं जाती। अब देखें एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं लेकिन वो टर्शरी वो स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। दूसरे जो आपके सिलेबस में हीमोग्लोबिन है वो क्या है, क्वार्टरनरी पे जाती है। और क्वार्टरनरी जो है ना उसमें जो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं तो उसमें क्या होगा, मोर देन वन टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो आके आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, एक क्वार्टरनरी बनेगा। मिसाल के तौर पे देखें हीमोग्लोबिन में हमने अभी पढ़ा था कि 4 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा हैं। अब ये जो अल्फ़ा चेन्स होंगी उनका पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी होगा फिर टर्शरी, बीटा भी इसी में से गुजरेंगे, फिर वो चारों चेन्स आपस में आके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल। तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि तमाम जो प्रोटीन्स हैं वो क्वार्टरनरी, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो आपको फाइब्रस मिलती हैं, अब नाम सिर्फ प्रोटीन के दिए जा सकते हैं एमसीक्यू में, तो अगर मैं उसमें कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन शोज अ मैक्सिमम सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी कन्फॉर्मेशन, प्रोटीन कन्फॉर्मेशन, तो उसमें आपने देखना है कि उसमें ABCD ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन का दिया है। अगर ये आ जाता है कि विच मे शो टर्शरी और अबव प्रोटीन कन्फर्मेशन, तो फिर उसमें आपने देखना है कि कौन सी जो वो ग्लोबुलर आ रही है। तो इस तरह से आपने ना ये MCQs हैं वो सॉल्व करने हैं। ये इसमें ख़ास तौर पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ना ये जो प्रोटीन्स हैं या प्रोटीन कन्फर्मेशन इस तरह से जो थी ख़ास तौर पे ठीक है, हमें शेप के लिहाज से तो लग रहा है, लेकिन एक बात का ना क्वेश्चन आ जाता है कि ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये सेलुलर हैं, लेकिन इनमें कौन सी जो हैं वो सॉल्युबल होंगी और कौन सी जो होती हैं इनसॉल्युबल हैं। एक ये भी इसमें आ सकता है, ठीक है। और इसमें ना एक और भी आ सकता है इलास्टिक के हवाले से भी और नॉन इलास्टिक के हवाले से भी कि कौन सी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपने एक जहन में रखना है कि जो तो फाइब्रस प्रोटीन है ना वो इनसॉल्युबल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं वो एक तो क्रिस्टलाइज आउट भी नहीं हो सकती, प्लस क्या होंगे इनसॉल्युबल, जबकि ग्लोबुलर क्या होते हैं क्रिस्टलाइज भी हो जाती हैं और क्या है वो सॉल्युबल फॉर्म में। अब देखिए ना एंजाइम्स हैं वो सॉल्युबल प्रोटीन में आते हैं, एंजाइम्स को आप क्रिस्टलाइज आउट भी कर सकते हैं लेकिन फाइब्रस प्रोटीन को आप नहीं कर सकते। फिर जो मैंने वो लिखा है इलास्टिक, ये जो ख़ास तौर पे नाम आया एक्टिन मायोसिन वगैरह, ये क्या है, वो इलास्टिक प्रोटीन्स हैं जो मसल्स का पार्ट होती हैं या साइटोस्केलेटन भी ये बना रही होती हैं, जबकि ये ग्लोबुलर होती हैं वो क्या है उस तरह से इलास्टिसिटी शो
नहीं करती। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये आपकी बात क्लियर होगी। ये था ये प्रोटीन का और उनके जो फर्दर उनके स्ट्रक्चर्स और कन्फर्मेशन। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट करेंगे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आता है, थर्ड वन पे लिपिड्स। एक याद रखिएगा कि जो लिपिड्स हैं या ये एक पूरा जो ग्रुप या क्लास इसको आप कह सकते हैं कि हम इसको ना एक नाम देते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। अब एक याद रखिएगा कि इसमें जो हेट्रोजीनस कंपाउंड्स का जो वर्ड आ रहा है ना, वो इससे रिलेटेड है कि जो इसके अंदर वैरायटी ऑफ फर्दर जो स्मॉलर ग्रुप्स होंगे ना, जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो एक दूसरे के साथ जब वो डिफ़र कर रही होती है। अब मिसाल के तौर पे देखें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोसैकराइड्स, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। जब आप ओलिगो की तरफ गए थे तो ओलिगो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, वो किन से बने थे? मोनो से। फिर आपने देखा है पॉलीसैकराइड है, तो उनमें भी क्या था? वही मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट केमिकल कंपोजिशन या केमिकल जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सेम थे, तो इसलिए केमिकली को ज़्यादा वो डिफ़र नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, हालांकि उनकी बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे पास, लेकिन कोई भी आप प्रोटीन उठाते हैं भाई उसमें वही कंपोनेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड लिंकेज वो शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिपिड्स को हम इसलिए जब वो हेट्रोजीनस कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें क्या है, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे जो कि क्या एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब ना वो जो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमने उनको क्या किया है, इसके अंदर रखा है एक ही क्लास के अंदर। इनमें सबसे पहली बात ये कि वो जितने भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं उनका जो मेजर कंपोनेंट होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, कुछ में फॉस्फोरस भी है, कुछ में नाइट्रोजन भी है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक यही होंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, इसमें जो प्रोपोर्शन है ना ऑक्सीजन का, प्रोपोर्शन ऑफ जो ऑक्सीजन है वो इनके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो होता है। अब अगर लो आ रहा है प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक याद रखिएगा इनके अंदर जो लेस OH ग्रुप्स आपको मिलेंगे, यानी जो हाइड्रोक्सल या OH ग्रुप्स होते हैं वो इनके अंदर क्या होंगे, कम होंगे। अब देखिए ना कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ऑक्सीजन था वो 2:1 आ रही थी ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की हाई रेशियो है, तो भाई उस लिहाज से क्या था, OH ग्रुप्स ज़्यादा होंगे। जब यहाँ पे कम हो रहे हैं तो मैं अगर इसा से बता देता हूँ ना, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी कार्बन कार्बन चेन है, ऑक्सीजन जब आप कम कर देंगे तो वो जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई होगी। तो अब देखें केमिकली जब हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्या होगा, दिस विल शो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि इनके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, हाइड्रोक्सल जो ग्रुप होंगे वो कम होते हैं। अब ना देखें एक बात ना याद रखिएगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हम कहते हैं कि एनर्जी रिच बॉन्ड है। ये क्या होता है, एनर्जी रिच बॉन्ड है ये, और हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी रिच बॉन्ड है, और ये कैसा होता है, इट इज़ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। मीनिंग ये कि जो सेल्स होते हैं ना, बेसिकली जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, वो किस बॉन्ड से आ रही होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बातें याद रखनी है। लेकिन साथ ही एक ना आपकी बुक में भी वो दिया हुआ है, आपकी बुक वाले ने तो वो डायरेक्ट ना एक बात कर दी है ट्राइग्लिसराइड्स के लिहाज से, वो अभी हम ये पढ़ेंगे।
जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी वो इस तरह से कह रहा है कि दे ऑलमोस्ट कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो भाई देखें ना, अगर यहाँ पे ये मैंने कार्बन की ये 4 चेन्स बताई हैं, अगर यही होती कार्बोहाइड्रेट की तो एक एक OH ग्रुप होता और एक एक फिर क्या C बॉन्ड H होना था, तो एक एनर्जी का हमें अमाउंट मिलनी है। लेकिन अगर ना यहाँ पे देखें OH नहीं आ रहे तो ये भी क्या है C बॉन्ड H मानने, तो इनके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा हो गए, और जब नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब वो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इनके अंदर एनर्जी भी क्या होगी उसी तरह से ज़्यादा। तो ये फिर ना एनर्जी रिच होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो लिपिड्स का एक जनरल कैरेक्टर है कि ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, यानी हाइड्रोफोबिक है ये। और इसकी वजह से एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम कह सकते हैं वो ये है कि ये जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स जैसे या सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उनका पार्ट होंगे। अब देखें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी है और साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं हो रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो रही, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, तो ये इसी वजह से कि ये क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा भी ये ना बहुत सारी इसमें टाइप्स आ जाती हैं जो कि क्या होंगी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक आपने ना लैनोलीन सुना होगा, शीप वूल जो होती है, शीप के अंदर वो मौजूद है, वूल प्रोटेक्टिव इन नेचर है। क्यूटिकल आपने प्लांट्स में देखा है कि जो अपर साइड पे होती है बेसिकली ट्रांसपायरेशन को रोकती है लेकिन वो प्रोटेक्टिव है। फिर इसी तरह से कई फ्रूट्स वगैरह होते हैं या वेजिटेबल्स उनके ऊपर ना वैक्स की लेयर होती है, जो वैक्सीज हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन लिपिड्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो लिपिड्स हैं इस तरह से वो या तो स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं या फिर क्या स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, या फिर उनका क्या होगा इस तरह से वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के थ्रू जब वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बना देते हैं। अब हम यहाँ पे ना जो लिपिड्स हैं उनके कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और उनमें सबसे पहला जो होता है ना वो आ जाता है एसाइल ग्लिसरोल्स। क्या है वो, एसाइल ग्लिसरोल्स। अब एसाइल ग्लिसरोल को अगर नाम से देखें एसाइल एसिड के लिए है, ग्लिसरोल जो है ना बेसिकली ये क्या होगी एक अल्कोहल है। एसाइल क्या होगा, ये एसिड और अल्कोहल। और देखें जब एसिड और अल्कोहल आपस में ये लिंक करते हैं ना तो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एस्टर बॉन्ड। तो आसान सी बात होगी कि ये एसाइल ग्लिसरोल्स क्या होंगे, दे विल बी द एस्टर कंपाउंड्स। ये क्या होंगे, एस्टर कंपाउंड्स होंगे और ये एस्टर बॉन्ड जो वो बना रहे होते हैं। अब ये जो एस्टर कंपाउंड्स एसाइल ग्लिसरोल बने हैं प्रोसेस क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन। लेकिन एक याद रखिएगा ये जो ग्लिसरोल है ना इसके अंदर बेसिकली क्या है 3OH ग्रुप्स होंगे या 3 उसमें क्या होते हैं अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं। तो एक जो एसाइल ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल है उसके अंदर मैक्सिमम क्या है 3 एस्टर बॉन्ड्स आ सकते हैं। ये MCQ में ये बात आ सकती है। अब देखें जब हम एसाइल ग्लिसरोल बनाते हैं तो एसाइल ग्लिसरोल में आप देख लें कि ये 3 कार्बन एटम्स के या 3 कार्बन चेन होती है ग्लिसरोल और हर एक के साथ क्या होगा एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। और जिस साथ ना हम फैटी एसिड लेके आते हैं और फैटी एसिड को हम जनरली ना इस तरह से RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH करते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी इधर देखें ना ये OH था और C डबल बॉन्ड OH, तो ये HOH आपस में करके तो इस तरह से क्या होगा ये जो ऑक्सीजन के थ्रू दोनों कार्बन आपस में लिंक कर गई हैं तो ये कौन सा है, दिस इज़ एस्टर बॉन्ड और एस्टर लिंकेज भी इसको कहते हैं। तो अब देखें इसमें ना आपने पहले पढ़ा हुआ है
यानी मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी है। फिर उसके बाद क्या, अभी देखें ना एक एसिड मैंने अटैच किया, ये मोनोएसाइल, फिर क्या होगा डाई एसाइल आ जाएगा जब सेकंड हम अटैच करेंगे, फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो होगा, और जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ना उनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, उनको आप क्या नाम देंगे, न्यूट्रल लिपिड्स। अब देखें जो इसमें जो फैटी एसिड्स हैं, ख़ासतौर पे ये जो हमने शो किया ना, ये R डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज़ फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, इनमें 2 से लेके 30 तक क्या है कार्बन एटम्स हो सकते हैं फैटी एसिड के एक चेन में, लेकिन उसमें ना जो कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन में वो भी शामिल है। और एक याद रखिएगा, इनके अंदर जो कार्बन की जो चेन होगी वो क्या होगा, उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं, फर्दर आगे अगर हम चल के देखें तो ये 2 तरह के हमें मिलते हैं, एक उसमें आ जाएगा सैचुरेटेड है और दूसरा क्या होगा अनसैचुरेटेड। ये तो आपने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ है। तो देखें उसमें जो सैचुरेटेड होंगे वो कौन से हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर ज़्यादा है यानी सिंगल के अलावा ना कार्बन कार्बन में चाहे एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। इसमें जो चंद एक मैं इसमें बता देता हूँ जो हमें ये फैटी एसिड्स मिलते हैं और वो डिफरेंट उनके सोर्सेज भी हैं। मिसाल के तौर पे जो सैचुरेटेड है उसमें एक आ जाएगा लॉरिक एसिड, यानी इसमें क्या है एक लॉरिक एसिड है, उसमें 12 जो होती है ना कार्बन एटम्स की एक चेन होगी, ठीक है। इसी तरह से एक आप मिसाल के तौर पे पामेटिक एसिड कर लें जिसके क्या होती हैं, पामेटिक में 16 कार्बन की ये चेन होती है, दोनों क्या हैं सैचुरेटेड हैं, कार्बन कार्बन चेन होती है वो सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन एक पॉइंट जो याद रखने वाला है ना, इनमें जैसे जैसे एक फैटी एसिड के अंदर कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या करेंगे इंक्रीज़ करते जाएंगे। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो भी क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा अब देखें जो लॉरिक एसिड है इसका मैंने जैसे अभी बोला था ना कि चेन की लेंथ के साथ क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। अब इसकी चेन में 12 थे ना तो 44 डिग्री से इसका मेल्टिंग पॉइंट बनता है लॉरिक एसिड का, और इसी तरह से इसमें 16 थे तो इसका जो है ना वो 63 डिग्री सी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से आपकी बुक में एक ना स्टीरिक एसिड का जिक्र भी किया गया है, और स्टीरिक एसिड जो होता है ना उसमें 18 कार्बन होते हैं, यानी जो स्टीरिक एसिड होगा उसमें क्या है ये फैटी एसिड, इसमें 18 कार्बन होगा और इसका 70 डिग्री सी क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। कितना हो जाएगा, यानी आप देखें कैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो चेंज हो रहा है। फिर दूसरी बात जो है ना जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड जो होंगे उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम। अब देखें मिसाल के तौर पे जैसा से ओलिक एसिड है, मैं अगर ना ओलिक एसिड की बात करता हूँ तो ओलिक एसिड जो है इसमें भी 18 कार्बन्स ही हैं, लेकिन इसमें क्या होगा एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा और इस लिहाज से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देखें आप कम हो जाएगा और वो कितना है जस्ट 4 डिग्री सी। कितना होगा वो 4 डिग्री सी। हालांकि 18 कार्बन स्टीरिक में भी हैं ओलिक में भी है। फिर इसी तरह से एक और आप लिनोलिक आता है, लिनोलिक जो है ना उसमें भी 18 कार्बन्स ही हैं।
लिनोलिक है, इसमें भी क्या था 18 कार्बन ही थे। हाँ, जो इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे ना वो आप याद रखिएगा 2 होते हैं, और डबल बॉन्ड 2 होने की वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका और कम हो जाएगा -5 डिग्री सी। कितना हो जाएगा? -5। अच्छा, ये लिनोलिक लिखा है ना, एक इसी से होता है रिलेटेड लिनिक एसिड, उसमें भी 18 कार्बन्स हैं, लेकिन एक मैं बता देता हूँ उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं ना वो 3 होंगे, और इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना ये -11 डिग्री सी हो जाएगा। यानी इसमें एक बात याद रखिएगा, यानी ये बात का MCQ में आ जाती है। एक मैं इन जनरल ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक चेन के अंदर जब वो कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है उसके साथ से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एक तो ये, अब बेशक उसमें ना MCQ में ना भी दिए हों तो उसमें एक तो आपने इस तरह से ज़हन में रखना है कि ये जो चंद एक एसिड्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, लॉरिक है, पामेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, 12, 16 और 18 थे। एक और भी एसिड है मायरिस्टिक उसको कहते हैं, जो बेसिकली बटर के अंदर होता है। मायरिस्टिक एसिड जो होता है ना ये बटर के अंदर होगा, उसमें 14 होते हैं। उसमें कितने होंगे? 14 कार्बन किया, और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट बनेगा वो 58 डिग्री सी बनता है। अब देख लेना यहाँ पे, अब चले वो सीक्वेंस तो नहीं उस तरह से रहा। लॉरिक में 44 था, मैरिस्टिक 58 हो जाएगा, पामेटिक 63 है और स्टीरिक 18। लेकिन मैंने अगली बात जो आपको समझा दी कि देखें डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, अनसैचुरेटेड जैसे ही होता है ना तो वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन किसी का मेल्टिंग पॉइंट कितना कम होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड की तादाद, वो मैंने इसलिए आपके सामने ये 3 एसिड्स हैं वो मेंशन कर दिए। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर एक ऐसा आ जाए ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल here are 3 acids, for example oleic acid with 1 double bond, linoleic with 2 double bond, linolenic with 3 double bonds, and stearic with no double bond. Which will has the lowest melting point? देखिए मैं lowest में कह रहा हूँ। अब देखें इसमें कोई नहीं था तो इसका हाईएस्ट होगा, तो इसमें 3 थे तो इसका क्या लोएस्ट हुआ। यानी इस तरह से भी बन सकता है। या एक वो भी आसान सा है, MCQs आ सकते हैं कि विच वन इज़ सैचुरेटेड, विच वन इज़ अनसैचुरेटेड। अब देखें जो ख़ास तौर पे ना जो एनिमल फैट्स होती हैं उनके अंदर जो हमें ये नज़र आते हैं ना, ये फैटी एसिड ये ज़्यादातर जो है ना वो क्या होंगे, आपको मिलेंगे मिसाल के तौर पे सैचुरेटेड एनिमल्स वाले, इसलिए वो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए ना जैसे मायरिस्टिक की मैंने की है, अभी बात कर रहा था कि वो बटर के अंदर है, तो भी बटर जो होता है वो क्या रूम टेम्परेचर पे क्या आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब ना जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं इनको हम ना फैट्स और ऑयल्स के अंदर जब वो डिवाइड कर लेते हैं, और जो ऑयल्स होंगे या जिनको इवन कि आप वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं, ये क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में क्या होंगे, दे विल बी इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में थे, बाकी मैंने उसमें बता दिया कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो फर्दर किस तरह से ना वो लो हो रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा, बात का ये आ भी जाता है कि जो अनसैचुरेटेड है ना इनमें जो डबल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन कितने होंगे, तो उसके लिए याद रखना है 1 से लेके क्या है 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। 1 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं एक अनसैचुरेटेड में। जो आपके सिलेबस में ना एक एराकिडोनिक एसिड जब वो उसका जिक्र आया हुआ है, जो बेसिकली जो होते हैं ना ख़ास तौर पे आगे चल के हम ना पढ़ते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह की बातें करते हैं उनमें, तो वो जो होता है उसमें 4 है
ठीक है। एराकिडोनिक एसिड में, बाकी लिनोलेनिक बता दिया उसमें 3 है और इस तरह से, लेकिन मैक्सिमम क्या है जो नेचुरली हमें मिले उनमें 1 से लेके क्या 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब ना ये जो ख़ास तौर पे जो फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर अगर देखें जो जैसे हमने कहा इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ ना एक ये भी आपने जहन में रखना है कि यही जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, मिसाल के तौर पे उनकी भी एक वैरायटी बनती है इन्हीं फैटी एसिड की बेस पे, यानी ग्लिसरॉल तो सेम है, अब मोनो था उसकी वैरायटी भी बन सकती है कि आपके पास ना जैसे 2 से लेके 30 तक आ रहे हैं, तो अब कौन सी वो चेन है, 2 वाला है तो वो एक मोनो एसाइल होगा, अगर 4 वाला आता है फैटी एसिड वो दूसरा होगा, यानी वो चेंज होते रहते हैं। फिर इसी तरह से ना अगर ना डाई एसाइल है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों कोई से डिफरेंट, तो एक वैरायटी बनती है, तो ट्राई एसाइल जो होगा उसमें भी क्या एक बहुत बड़ी आपको वैरायटी मिलेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है जो एसाइल ग्लिसरॉल्स में ख़ास तौर पे कौन से ट्राई एसाइल ग्लिसराइड के साथ रिलेटेड है, एंड दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। वो कौन सा होगा? फॉस्फोलिपिड्स हैं। देखें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनको हम ना वैसे एक नाम देते हैं कि ये डेरिवेटिव्स होंगे। ये क्या है? डेरिवेटिव्स हैं किसके जी? ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। लेकिन आपकी जो केपी वाली बुक है ना उसमें एक उसने बात ये भी मेंशन की है कि ये क्या होगा, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी एमसीक्यू में आ सकती है ये बात। क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड। और उसमें ट्राइग्लिसराइड से जिस साथ हम बनाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, 1 फैटी एसिड क्या होगा, 1 फैटी एसिड बीइंग रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड आप कह लें। क्या होगा अगर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड है और उससे आपने फॉस्फोलिपिड बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, एक फैटी एसिड को आप फॉस्फेट ग्रुप के साथ या फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ना वो जो जब रिप्लेस करते हैं तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब बाज़ का ये एमसीक्यू में आ भी सकता है। फॉस्फेटिडिक एसिड के जो कंपोनेंट्स हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक उसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल है, ठीक है। दूसरा ये FA में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, या मैं F एसिड से लिख देता हूँ, फैटी एसिड। और तीसरा जो इसमें मैं कंपोनेंट लिख रहा हूँ दैट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स दे कंबाइन टू फॉर्म द फॉस्फेटिडिक एसिड, तो उसमें एक याद रखें ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो बनेगा। लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होगा ना वो इस तरह से है कि ग्लिसरॉल का 1 होता है, फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और एक क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। तो उस तरह से ये 4 मॉलिक्यूल्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, शाबाश, फॉस्फेटिडिक एसिड। यानी एक फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर क्या है, 2 ग्लिसरॉल के एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप है। अभी ये फॉस्फेटिडिक एसिड जो बना है ना, जब इसको के साथ हम ना कोई भी एक ना बेस लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे जो एक आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, कोलाइन, ठीक है ना, ये कोलाइन भी हो सकता है। या इसी तरह से ये देखें, मैं यहाँ पे ना एक सिराइन लिख देता हूँ, ठीक है। एक और है इन
ऑसीटोल, यानी ये आपने ना अल्कोहल सेरा में पढ़ा होगा, या एक एथानोल अमीन में एक लिख रहा हूँ। अब देखें ये जो एथानोल अमीन मैंने लिखे ना, ये क्या था, एक यानी अमीनो एसिड्स में आएगा। सिराइन भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक अमीनो एसिड है। इन एसीटोल जो होती है ना, अमाइनो अल्कोहल इसको हम कहते हैं। और ये जो कोलाइन होती है, ये क्या होती है, एक नाइट्रोजनस बेस है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ ना इन चारों में से कोई एक भी कंबाइन करेगा ना, तो वो क्या बना देगा, फॉस्फोलिपिड। दोबारा सुन लें, ये चार मैंने लिख दिए हैं, एथानोलामाइन है, इनोसिटोल है, सिराइन है, या कोलाइन है। ये चारों जो है ना, ये बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग ही हैं। तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फेटिडिक एसिड। चारों में से कोई एक। लेकिन उसमें भी आपने याद रखना है कि जैसे कोलाइन बेस है भाई, अब उस फॉस्फेटिडिक एसिड में कहाँ पे अटैच होगी, तो उसके लिए आपने जहन में याद रखना है कि फॉस्फेटिडिक एसिड में जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसके साथ क्या है, ये कोलाइन जो बेस है वो अटैच होती है। अब ये जो मिसाल के तौर पे जो कोलाइन बेस थी जो हमने इस तरह से अटैच की है, एक मैं इस तरह से मालिक्यूलर स्ट्रक्चर ये बना देता हूँ। ये देखिए एक सर्कल सा मैंने ऐसे बनाया है, और इस सर्कल में मैंने ये वाले ना तीन जो है वो कंपोनेंट्स बना दिए। मिसाल के तौर पे ये मालिक्यूल किसका है जी, ग्लिसरॉल का है। इसके साथ ये क्या था, ये फैटी एसिड्स हैं, और इसी तरह से ना यहाँ पे वो बेस वगैरह हमने लगा दी। और इस तरह से ना ये दो इसमें जस्ट लाइक दिस ये चेन चलती हैं। अब ये जो चेन्स होंगी ना, देखें जैसे यहाँ पे हमने ये पहले कार्बन के साथ एक फैटी एसिड लगाया, उसमें जो आर है वो एक कार्बन कार्बन चेन आएगी। इसी तरह दूसरा फैटी एसिड है, उसमें भी ये चेन आएगी। तो ये क्या है, दो चेन्स इस तरह से हम बनाते हैं। और जिस वक्त हम इनको लेबल करते हैं ना, इसे हम कहते हैं कि ये हेड जो बना है ना, ये हाइड्रोफिलिक है। ये हेड क्या है इसमें, हाइड्रोफिलिक। और ये जो दो टेल्स हमें मिली हैं, ये कौन सी हो जाएंगी, हाइड्रोफोबिक टेल्स। वो हाइड्रोफिलिक हेड था, और ये यानी हेड और टेल ये हमने इसका बना दिए। और जो टेल होती है ना, वो एक डबल चेन होती है, यानी वो बेसिकली क्या है, कार्बन कार्बन चेन होगी, और वो नॉन पोलर इन नेचर होती है। हाँ, एक है कि यहाँ पे ना ये हम बेंड शो कर रहे हैं ना, अगर वो आपको फैट जो थी ना आर वाली जो चेन है वो बेंड होती हुई नज़र आ रही है, वो बेंड वहाँ से होती है जहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब ये कि जो फॉस्फोलिपिड है ना, उसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक ये आपकी बातें ना क्लियर हो गई होंगी। अब हम ना एक नेक्स्ट कैटेगरी भी इसकी कर लेते हैं, जो इन्हीं लिपिड्स में आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, या फिर क्या होगा, वाटर रेजिस्टेंट भी हैं, ये वाटर बैरियर के तौर पे भी काम करते हैं। वो क्या है जी, वैक्सेस। क्या है इसमें, वैक्सेस है। अब जो वैक्सेस है ना, बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये मिक्सचर होती हैं। ये ज़रा एक फ़र्क याद रखिएगा कि दीज आर द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन, कौन कौन से जी, फैटी एसिड्स, क्या होंगे उसमें, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होंगे, और लॉन्ग चेन उसमें क्या होंगी, अल्कोहल्स भी होंगी। मिसाल के तौर पे जो जैसे ना जो बी वैक्स जिसको हम बोलते हैं, हनी बीज का जो कॉम होता है ना, उसके अंदर जो आएगी वो बेसिकली क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल। फिर मैंने अभी एक बोला था जिसको आप लैनोलिन कह रहे थे, जो
लैनोलीन है जो शीप वूल के अंदर होती है, वो भी इसी तरह से है। फिर इसी तरह से अभी हमने वो एक ज़िक्र किया था लीफ की जो क्यूटिकल में होती है, यानी क्यूटन। और इसी तरह से एक आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये मैं नाम भी लिख रहा हूँ, सुबैरन। सुबैरन जो थी ना, जो कॉर्क सेल्स आपने पढ़े थे ना, जो कॉर्क लेयर बनती है, फेलोजेन वगैरह, वो प्लांट के अंदर जो कैम्बियम होता है, जो बार्क वगैरह बना रहा होता है, उसके अंदर ये सुबैरन बनती है। सुबैरन भी क्या होगी, वैक्सीज में आएगी। और इसी वजह से जो कॉर्क के सेल्स होते हैं ना, वो डेड हो जाएंगे। क्यों? कि अब उसमें से वाटर जो होता है सेल के अंदर पास ऑन नहीं होगा, व्हेन सुबैरन विल बी डिपॉजिटेड इन देयर सेल वॉल। अच्छा, अब जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो नोट करने वाला है कि इसके अंदर मैंने ये फैटी एसिड अल्कोहल का मिक्सचर की बात की है। इसके अलावा भी होती हैं एल्डिहाइड्स भी या कीटोन्स भी इवन के उसमें आ सकती हैं, लेकिन एक याद रखिएगा, अगर इनको मिक्सचर कह रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे क्या है, कंपाउंड्स एक जगह पे मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन वो आपस में जो है वो क्या है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये एक तरह का मिक्सचर होगा। और अगर ना ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं ना, ये सारे के सारे हमें चूँकि नेचुरली मिलते हैं, तो इनको हम ना नेचुरल वैक्सीज का नाम देते हैं। और ख़ास तौर पे वो जो लॉन्ग चेन की मैंने बात की ना, इसमें आपने जहन में रखना है कि 25 से लेके क्या है, 35 जो है ना वो कार्बन एटम्स की चेन होती है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 2 से लेके 30 तक की चेन थी। इनमें क्या 25 से 30 की होती है, और वो क्या है, ऑड नंबर होगा, यानी 25, 27, 29, 31 इस तरह से वो नंबर चलता है। बाकी ना अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे सिंथेटिक की अगर एग्जांपल देखें ना, जो पैराफिन वैक्स है, जो पेट्रोलियम से हम हासिल करते हैं ना, ये कैंडल्स वगैरह बनती हैं या लुब्रिकेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, या सीलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, वो पैराफिन जो है वो बेसिकली जो है वो सिंथेटिक में आती है। मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए ना। ये लिपिड्स में हम ना ये जितना भी कर चुके हैं, ये अभी उसकी ये फर्दर 3 क्या थी, क्लासेस थी। लेकिन मैंने जो एक शुरू में आपको बात बता दी थी कि जब हम इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं ना, तो हेट्रोजीनियस खुद आप देख लें कि उनके जो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के लिहाज से वो कितना जो वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब एसाइल ग्लिसरॉल और फास्फोलिपिड्स हैं, वो ठीक है, थोड़ी सी रिजेंबलेंस ज़रूर है कि उसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल आ रहे हैं, लेकिन वो फॉस्फेटिडिक एसिड उसके डेरिवेटिव के लिहाज से टोटली डिफरेंट हो जाता है, जो एसाइल ग्लिसरॉल्स नहीं होते। फिर इनमें क्या होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का वो मिक्सचर है, वो आपस में लिंक्ड उस तरह से नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ें जो होती हैं ना, हम कहते हैं दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। और मेरे ख्याल में इसके साथ ये मैक्सिमम बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।